आप सभी को मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और वो इस समाज के लिए इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं जिनकी हम बातों में चर्चा तो नहीं कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट उनको आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, उनसे चर्चा करेंगे, उनकी उपलब्धियाँ, उनके लक्ष्य, उनकी जीवनी के बारे में हम जानेंगे विस्तार से और उनसे आपको सीधे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ अभी हैं जवाहरलाल यादव, महागावा क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी लगभग इनको जानते होंगे अच्छे तरीके से, क्या हैं कैसे हैं। उनसे आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को इस लेवल तक कैसे लाए, आप कहाँ से पले बढ़े, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने क्या क्या चीज़ हासिल की, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए, बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मेरे जैसे एक अदना सा व्यक्ति से ये जानने की इच्छा जाहिर किए हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। मेरा घर एकदम सुदूर देहात, एक छोटा सा गांव है जिसका गांव का नाम है बेलवा गझंडा। वो ठाकुरगंगटी प्रखंड में पड़ता है और ठाकुरगंगटी गोड्डा जिला का अंतिम प्रखंड है। वहीं से हम बिलोंग करते हैं। जी जी जी। तो आप लोग सुने, जैसा सर ने बताया, वो बेलवा से बिलोंग करते हैं। सर आप हमें ये भी बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, इसके बारे में भी बताएं थोड़ा हमें। देखिए है क्या कि आज न परिपाठी चली है प्राइवेट स्कूल के। जी जी। लेकिन इससे पहले और जिस परिवार से हम लोग हैं, बहुत निम्न स्तर परिवार से हम लोग हैं। एक मजदूर का बेटा है। हम लोग गांव में एक बरगद का गाछ था, वहीं पर बचपन में बोरा बिछा करके जाते थे, बैठते थे उसमें पढ़ने के लिए बरगद के नीचे। फिर बाद में प्राथमिक विद्यालय बना, फिर 5 तक यानी 5वीं तक की पढ़ाई हमारी गांव में ही हुई। इसके बाद फिर बगैया मध्य विद्यालय गए, फिर बगैया से वन प्रवासी उच्च विद्यालय साहिबगंज जिला में पड़ता है। फिर वहाँ 10th तक का शिक्षा हासिल की। इसके बाद साहिबगंज कॉलेज, इसके बाद फिर भागलपुर। इस तरह से हम लोगों ने अपना तालीम हासिल किया है। कि मैट्रिक का परीक्षा जब फॉर्म भरा रहा था तो उस समय हमें मजदूरी करना पड़ा फॉर्म भरने के लिए। और बगैया में मजदूरी करके हमको लगता है उसमें 150 या 250 रुपया लगा होगा फॉर्म भरने में। 150-200 रुपया के लिए हमें बगैया बाज़ार में लोगों के यहाँ ईंट भी ढोना पड़ा, मजदूरी करना पड़ा, तो फॉर्म भर सके थे। और साइकिल से यहाँ से साहिबगंज गए थे जहाँ पर हम लोगों का सेंटर पड़ा था, ठीक ना। तो बड़ी कष्ट हुआ पढ़ाई के समय में। और अब हमको लगता है कि अगर वह कष्ट नहीं होता तो इतना ऊंचाई तक नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, ठीक है। तो सर से आपने सुना उनकी शिक्षा के बारे में कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ तक अपनी ऊंचाइयों को छुआ। और देखिए, सर ने ये भी कहा कि अगर शायद वो कष्ट नहीं होता तो शायद वो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में जो होता है लाइफ में, उस चीज़ को हासिल करने में कितनी मेहनत चाहिए होती है, वो हमें पता भी नहीं चलता। तो हमने सर की शिक्षा के बारे में जाना। सर आप हमें ये बताइए कि सर आप क्या शुरुआत से ही समाज को देखने में लगे थे, समाज के कार्यों को करने में लगे थे, या बाद में इस चीज़ को आपने नोटिस किया और इसमें समाज के कार्यों में हिस्सा लेने लगे। बड़ा सुंदर सवाल आपने किया है। जी। देखिए होता क्या है कि जब इंसान के अंदर दिक्कत होता है, इंसान के जीवन में जब कष्ट होता है तो वो ठोस हो जाता है। और हम जैसे गांव में, जिस गांव में हम पले हैं, अधिकांशतः मिट्टी का घर था, एक भी घर पक्के का नहीं था।
अब आप सोच सकते हैं, टोटल मिट्टी का और फूस का घर था। हम लोगों के लिए पक्का का घर तो बहुत बड़ा बात हो गया कि पक्का का भी घर होगा, ये तो स्वप्न जैसा सोचना हो, है ना। और उस समय जो देखे हम लोग, एक एक हमको लगता है कि 2 दिन 3 दिन भूखे भी रहे। एक बार का बड़ा दिलचस्प कहानी हम आपको बताते हैं कि हमको लगता है कि 7 या 8 में पढ़ते होंगे। हम निजी 2 भाई हैं अच्छा। और एक बहन है। जी। बहन की शादी हो गई थी, हम 2 भाई थे, माँ और पिताजी थे। खाने को घर में कुछ नहीं था, तो फूस का छप्पर था, तो छप्पर पर वो होता ना गांव घर में कद्दू जो है, जी। लौकी जिसको आप लोग हाँ, कहते हाँ, हैं, हाँ। वो था। तो वह भी नहीं था, छोटा सा था। अच्छा। तो माँ तोड़ करके बनाई। अब हम लोग आपस में इतना सा, मैंने एक कद्दू छोटा सा, उसको बनाने के बाद तो गल ही जाता है। जी बिल्कुल। छोटा सा मैंने थोड़ा सा सब्जी हुआ। अब हम कहें कि जो हमसे छोटा भाई था वो खाएगा, हाँ। हाँ, फिर भाई कहे कि नहीं भैया खाएगा, फिर माँ कहे कि बच्चा दोनों का, अब बच्चों के सामने माँ तो नहीं खाएगी। जी नहीं। नहीं, माँ नहीं खा, माँ हम सोचते थे कि पिताजी खाएं। हाँ। मैंने इस तरह से, मैंने आप समझ लीजिए, अंत में हुआ क्या कि पिताजी और माँ नहीं खाए, हम ही दोनों भाई को दिया, और वही पानी पी करके हमको लगता है कि 2 रात गुजारे थे। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से स्थिति थी। दूसरे के यहाँ, दूसरे गांव से जो मैंने क्या कहते हैं, अनाज लाने के लिए दूसरा गांव देना नहीं चाहता था, आखिर लौटाएगा कहाँ से। जी। ठीक है, आज इसको दे देंगे, जी। मकई दे देंगे, उसमें तो मकई ही होता था, घाटा वगैरह होता था, लौटाएंगे कहाँ से। आज दे देंगे इसको, तो लौटाएंगे कहाँ से। इस डर से भी लोग नहीं देता था। उस स्थिति से हम लोग गुजरे थे। हम लोगों ने गरीबी को किताब में नहीं पढ़ा है, खुद गरीब जिया को है। खुद झेला है, गरीबी को झेला है, गरीबी को नज़दीक से देखा है। उसी समय लगा कि नहीं, इंसान के लिए गरीबी अभिशाप है और हमें ऊंचाई तक जाना है। ये मन में एक संकल्प लिया, समाज का, परिवार का, क्षेत्र का, इलाके का, नौजवानों का, जो साथ में पढ़ते थे उनके लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए। जब कहीं किसी तरह से किसी को कष्ट देखते थे ना, तो मन में एक बार पीड़ा होती थी, एक बार दर्द होता था। आखिर ये है तो बहुत अच्छा लोग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर गरीबी है। इसीलिए उस समय से बेहद संघर्ष करने के लिए लगा। और उस जीवन में आप समझ लीजिए कि 10th के बाद एक तरफ पढ़ाई भी करना और दूसरी तरफ यहाँ भगैया में जाने माने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर M.A. लतीफ़, जी है। ठीक है, उसके यहाँ हम 4 साल कंपाउंडर के रूप में रहा अच्छा। और बहुत ईमानदारी और वफादारी से उसके यहाँ हमने काम किया। जब वो जग करके नीचे नहीं आते थे तो पूरा हमको लगता है 7-8 रूम नीचे है, हॉल है, मैंने बाहर सड़क तरफ है, उसको झाड़ू और लगाकर पानी छिट करके हम हाजिर होते थे। आप समझ, ठंड कड़ाके की ठंड में भी जाते थे। ड्यूटी से हमने कभी समझौता नहीं किया, चाहे जिस भी तरह का, और काम जो भी काम होता बड़ा फक्र से करते, कॉलर खड़ा करके करते थे कि नहीं हम इसके यहाँ कंपाउंडर हैं, इसके यहाँ के। जी। और उसमें ये गलानी नहीं होती थी कि हम छोटा काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो काम होता है। चाहे पेशेंट लेटरिंग किया हो या पैखाना का किया हो, उल्टी किया हो, जो भी किया, पूरा धो धा करके फेनाइन वगैरह मार करके फ्रेश रखते थे, तब डॉक्टर साहब आते थे। और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। 3 साल के बाद तब फिर गांव घर में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लगे, कुछ पैसा आने लगे। फिर मैंने क्या कहते, भोजन वगैरह का फिर चिंता नहीं होने लगा। तो अभी आपने देखा कि सर किस प्रकार से सामाजिक कार्यों में जुटे। मतलब इनका रहा कि शुरुआत से ही करियर जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने हर तरीके से अपने आप को समाज के कार्यों में लगा दिया। सर आपसे आपके करियर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि सर आपने करियर कहाँ से कहाँ तक अपने आप को ग्रोथ किया। क्या अभी भी आपको लगता है कि आपने वो चीज़ अचीव नहीं किया जो आप में कुछ कमी रह गई हो या कुछ पूरा करना चाह रहे हो, बताइए सर। आपको बता दें कि राजनीति में हमने लोक जनशक्ति पार्टी से स्टार्ट किया, जो आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय रामविलास पासवान जी। जी जी। देश के दलितों के बड़े नेता माने जाने वाले हैं और हैं भी, थे भी। नहीं, वो व्यक्ति के साथ हमने रहा और झारखंड प्रदेश का महासचिव, हमें महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। प्रखंड में पहले गए, फिर जिला में बने, फिर प्रदेश में, और प्रदेश के महासचिव रहे रामविलास सर की पार्टी से। फिर उसके संथाल परगना के प्रभारी हम रहे।
अच्छा 2009 में लालू जी मैंने राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस हुआ। हाँ, उस अलायंस में मुझे लोकसभा का टिकट दिया गया रामविलास सर की पार्टी से। जी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस था। अच्छा, इसके बाद चूंकि अचानक चुनाव लड़े, लेकिन सम्मानजनक वोट मिला, लोगों का प्रेम प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसको हमने स्वीकार किया, गले लगाया, और जिस जनता ने हमें वोट दिया उसके लिए धन्यवाद भी मैंने कहा। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट 10 में चुनाव हुआ विधानसभा का। जी। फिर विधानसभा में चुनाव इंडिपेंडेंट हम लड़े। 2010 के विधानसभा चुनाव में आप इंडिपेंडेंट लड़े। चूँकि वो हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए 10 में इंडिपेंडेंट महागमा विधानसभा से चुनाव लड़ा। फिर 14 में भी चुनाव लड़े। फिर 10 के बाद राष्ट्रीय जनता दल में हम चले गए। फिर जो है सो अचानक समय हुआ, सब साथियों का, जो हमारे कार्यकर्ता थे, लोगों का हुआ कि नहीं चुनाव लड़ना ही है, तो बहुजन समाज पार्टी से, मायावती जी के पार्टी से हमें टिकट दिया। उससे चुनाव लड़े, बेहतरीन वोट लाया, बढ़िया प्रदर्शन रहा। चूँकि हम लोग गरीब का बेटा है, ठीक, आप तो जानते ही हैं कि आज के वोट के समय में क्या होता है। जी, ठीक है, लेकिन बढ़िया आशीर्वाद, अच्छे का छक्के छूट गए थे। जो लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक एक गांव में उसके बड़े बड़े नेता घूमने लगे जवार के डर से। ठीक है, तो वहाँ चूँकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही, ठीक है, हमने देखा कि गरीबों के बारे में प्लानिंग होता है, लेकिन गरीबों पर लागू नहीं होता है। वो मतलब किसानों के बारे में प्लानिंग करते हैं, और करते हैं आप दिल्ली के 5 स्टार होटल में। नहीं, वो तो उनके समक्ष होना नहीं। चाहिए, या उनको जानकारी देते हुए चीजें होनी चाहिए। तो कैसे चलेगा? आज जो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता है, उसको कह दीजिए परोल और झिंगली का बीज मिला दीजिए, उसको हाथ में दे दीजिएगा, आप चुन के निकाल दीजिए कौन झिंगली का बीज है, कौन परोल का बीज। बहुत नेता निकाल भी नहीं पाएगा। वो किसानों की, वो कृषि मंत्री बनते हैं। आप सोचिए वो क्या करेगा कृषि के बारे में, जिसको पता ही नहीं है कि कृषि आखिर कैसे जमीन को जोता जाता है, कैसे फसल लगाया जाता है, वो क्या कृषि के बारे में करेगा? और किसान का दर्द उसको क्या पता हो, किसान कैसे कायदा में काम करता है। जब हमारी बारी आएगी, इसीलिए हमने एक सामाजिक संगठन तैयार किया कि नहीं, ये गैंगस्टर से बचना होगा। ये जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले लोग हैं, इससे हमें हमारे लोगों को छुटकारा दिलाना होगा। मतलब हाँ, अपने नई पार्टी की गठन, हाँ, नई पार्टी का, सामाजिक संगठन का, पार्टी ने सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन, और मतलब जिस वो धरती से राजनीतिक स्तर पे वो कार्य हाँ, नहीं कर रही हाँ, है। तो हमको लगा कि निश्चित रूप से देश को नया दिशा अगर कोई दे सकता है, ये संताल परगना संघर्ष मोर्चा ही दे सकता है। किसानों को आंसू कोई पूछ सकता है, तो ये हमारा मोर्चा ही पूछ सकता है। ये जो सामाजिक संगठन आपने जारी किया है, बनाया है, ये राजनीतिक स्तर पे कार्य कर रही है, समाज के स्तर पे राजनीतिक किसको कहते हैं? कि जो रो रहा है उसको चुप कर देना, जो पीड़ित है उसको रक्षा कर देना, जिसको कोई नहीं सुनता है उसका सुन देना, जिसका दुख है उसके दुख में खड़ा हो जाना। आप इसको राजनीतिक समझे या सामाजिक समझे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हकीकत तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों एक दूसरे ही के है। पहलू हैं। ये तो भटकाने, भ्रमित करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है कि ये राजनीति का ये क्या है। वाह, आज कोई आदमी पीड़ित है, कोई आदमी बीमार है, हम उसको इलाज करवा दिए। अब आप इसको राजनीतिक समझिए या सामाजिक समझिए, इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे को? जो फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है वो तो सामाजिक ही होगा। हाँ, सब वही है। दिल्ली से तय करता है कि गोड्डा का टिकट किसको मिलना चाहिए, राजमहल का टिकट किसको मिलना चाहिए। जो दिल्ली में बैठे हैं उसको पता है कटहलबाड़ी कहाँ है राजमहल में, उसको पता है भैंसबाड़ी कहाँ है, दरला कहाँ है। महागमा का टिकट तय होता है दिल्ली से, उसको पता है दिल्ली वाले को कहाँ धनकोल है, कहाँ बघाकोल है, कहाँ हरिनकोल है। तो कैसे वो तय करता है? तय तो यहाँ के लोग बैठ के करेंगे हमको किसको टिकट देना। चूँकि हम जनता जो है वोट जिसको देंगे वो आदमी हमारा है कि नहीं है, हम यहाँ बैठ के तय करेंगे ना। जन चौपाल लेकर तय करेंगे, सामाजिक लोगों को जो हमारा क्षेत्र का उसको बैठा कर तय करेंगे, फलाने को टिकट देंगे कि आपका क्या करना है, क्या ये आपके बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। संताल परगना संघर्ष मोर्चा का ये आइडियोलॉजी है। संताल परगना संघर्ष मोर्चा का ये आइडियोलॉजी है कि किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा। संताल परगना संघर्ष मोर्चा का ये आइडियोलॉजी है कि यहाँ पर आज जो स्कूल है गांव में, अब आप समझ लीजिए कि गांव के बच्चों को क्या, माने जो किसान है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2-3 हज़ार रुपया फीस देकर के पढ़ा पाएंगे क्या? जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर का महंगाई बढ़ रहा है, आज तो कहना मुश्किल है कि गांव के लोग अब पढ़ा सकते हैं उन प्राइवेट स्कूलों में, परंतु इस चीज़ को हर कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कोई भी राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी इस चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि शिक्षा का महंगाई कितना बढ़ रहा है। अच्छी बात कही आपने, इसके बारे में चर्चा की। नहीं, ये आप ये समझिए ना कि आज आप देख लीजिए, कोई हॉस्पिटल चले जाइए जी,
कोई सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? आपको पता, गोड्डा हॉस्पिटल में ड्राइवरी करवाई हमारी जो डीसी थी ये किरण पासी जी, पहले ही उसको हाईटेक बना दिया। पूरा मीडिया उसको उछाला कि नहीं एक डीसी होकर के सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई अपना। लेकिन वो जाना कि उसने पहले क्या कर, और जो माँ बहन है उसके लिए अलग से डिलीवरी होता है क्या? उसके लिए क्या संसाधन तय किया लोगों ने? आज हमारे यहाँ हरिदेवी रेफरल हॉस्पिटल है, आपको पता होगा कि गोड्डा जिला का सबसे अंतिम प्रखंड है ठाकुरगंज। ये एकदम सुदूर देहात है। एक आदमी अभी अगर बीमार पड़ेगा तो यहाँ कोई इलाज का कोई साधन नहीं है, सीधा यहाँ से भागलपुर जाना पड़ता है। यही एकमात्र यहाँ पे है। ठीक है, इस हॉस्पिटल में मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। और अगर वो लोग जाता है, गरीब जाता है इलाज कराने, अगर खांसी भी हो गया है तो जाएगा तो उसको पुर्जा लिख देगा, दवाई नहीं है। चिंता के विषय ये है कि अगर एक आदमी कोई मेडिकल खोलता है तो सभी तरह का दवाई रहता है। जहाँ से डॉक्टर साहब चिट्ठा लिखते हैं, जहाँ से लेते हैं दवाई प्राइवेट मेडिकल से, वो एक व्यक्ति है और उसके पास सब तरह का दवाई मिलता है। वो झारखंड सरकार का हॉस्पिटल है, उसके पास दवाई नहीं है। ये क्या है? ये तो बड़े दुख की बात है सर। वहाँ पर संथाल परगना संघर्ष मोर्चा काम करना चाहती है। जिस टीचर को हम लोग प्राइवेट स्कूल चलाने वाला 5,000 सैलरी में बेहतर पढ़ाता है, अच्छे लोग जो सर्विस नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं 5,000 के टीचर के पास, जिसको 80,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, वहाँ बच्चे की पढ़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो टीचर का दोष है। टीचर तो बहुत कई सीढ़ी पार, कई परीक्षा पार करके वो शिक्षक बनता है। उसका जो पात्रता होता है वो कई सीढ़ी पार होने के बाद सीटेट करता है और भी करता है, और भी एग्जाम है, क्लियर करने के बाद सरकारी शिक्षक बनता है। और वो उसके पास वो नहीं पढ़ाता, क्यों? ये कौन बताए? 80,000 रुपया तनख्वाह है, कौन बताएगा? संथाल परगना संघर्ष मोर्चा वहाँ पर काम करना चाहता है। ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक साथ पूरे देश आज़ाद हुआ, आज यहाँ से बच्चे कहाँ जाते हैं? कोटा जाते हैं पढ़ने। क्यों? कोटा के बच्चे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? यहीं का मजदूर जाता है पंजाब में गेहूं काटता है। जी। पंजाब का लोग यहाँ क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ संसाधन है, फल फूल रहे, कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी करती है। हम किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं करते किस पार्टी की है, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ गला फाड़ करके, कहीं ना कहीं झारखंड के साथ अनदेखी हो रही है। और संथाल परगना संघर्ष मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये सिद्धू कानू का धरती है, ये फूलो झानो का धरती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इतना ताकत दिया है कि किसी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बड़ा आंदोलन इसके लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए किया जाएगा। चलिए सर से आपने अभी जाना कि इनका लक्ष्य क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं समाज के लिए, मतलब अपने आप को इन्होंने समाज के प्रति इतनी गहराइयाँ तक लेके गए हैं कि अब ये इन्हें अपने गरीबों के हित में, समाज के हित में, या जहाँ देख रहे हैं कि वो उतार चढ़ाव हो रहा है, समाज में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है चीज़ों के बारे में, सर ने जैसे बताया अभी जो आम ज़रूरतें हैं जनता की वो पूरी नहीं हो पा रही है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि वो पूरा करना है। सबसे पहले वही हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य होगा। और इसीलिए इन्होंने अपना गैर राजनीतिक संगठन माने या अपराजनीतिक संगठन माने, इन्होंने उसका भी गठन किया है। तो और भी विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे सर के साथ। तो जैसे आपने देखा सर के बारे में चर्चा कहाँ तक हुई, उनका लक्ष्य क्या है और आगे की प्लानिंग उन्होंने बताया। सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके बारे में समाज में कुछ ऐसे अफवाहें या सच्चाई, आप ये जो कहें, सुनने को मिल रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो सही नहीं थे। बहुत नहीं, एक ही है वह जो नेटवर्किंग है, वो हम खुले कंठ से और स्वच्छ विचार से हम समाज को भी कहते हैं और अपने जो भी लोग हैं एकदम ओपन कहते हैं कि हम लोग एक पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे। उस समय एक नेटवर्किंग का दौर चल रहा था, मनी मार्केट का। जी, अभी भी है सर, वो बहुत ऐसी चीज़ें अभी भी हैं। हो सकता है, लेकिन अब तो हम लोग उससे बिल्कुल दूर हो गए। नहीं कहता है गांव घर में कि दूध से, मट्ठा से जला लोग दूध भी फूंक करके पीता है, ठीक ना? तो ठीक उसी तरीके से उस समय एक नेटवर्किंग का दौर था और हम लोग बेरोजगार लोग थे जी। अब मन में था कि बड़ा काम करना है समाज के लिए। तो लोग आए, एक बार, दो बार, चार बार आए, अगल बगल क्षेत्र के लोग आए, समझाए, अच्छा लगा। और सबसे बेहतर ये लगा कि कई वर्षों से कंपनियां चल रही थी। तो हम लोग तो चूँकि उस विभाग के एक्सपर्ट नहीं थे, हम लोगों को लगा कई वर्ष से चल रहे हैं
दर्जनों ऑफिसेज हैं, इसका मतलब है कि सही है। जी। गलत होता तो बंद कर दिया रहता। हम्म, जिस कंपनी में हमने काम किया, 2 ही कंपनी में अभी तक पूरे जीवन में हमने काम किया, दोनों कहिए एक ही था, वो मनी मार्केट सन प्लांट कहिए या सनशाइन कहिए, ठीक है। जी। सन प्लांट 1993 से चल रही थी और हमारी ज्वाइनिंग 2003 में हुई, 10 साल बाद। 10 साल बाद। तो 10 साल सरकार कहाँ गई थी? पहला सवाल उठता है। 10 साल तक में अगर उसको बंद किया कर दिया रहता तो मेरे जैसा भोले भाले लोग उसमें नहीं फंसता, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा उसमें फंस गए। जी बिल्कुल, बहुत ऐसे युवा हैं। और इन्वेस्टर भी फंस गए। इन्वेस्टर पैसा किससे लाया था? कोई साड़ू से लाया था, कोई सलाह के लाया था, कोई भाई का लिया, जी। आपस में विवाद हुआ और संबंध भी टूट गए। तो पहला गलती किसका? कई अवार्ड मिला, कभी राज्यपाल के हाथ से, कहीं देखते हैं एसपी इसका फीता काट रहा है, कहीं डीसी फीता काट रहा है, कहीं डीसी ऑफिस के बगल में ऑफिस चल रहा है। आखिर वो क्या करते? उसकी क्या जिम्मेदारी तय की है सरकार ने? वो एक दौर ही ऐसा चल रहा एक है। दौर चल रहा था, तो उसमें हमारा क्या है? हमारा हमको उस लगता भीड़ के हिस्सा बन हाँ, गए। भीड़ के हिस्सा हो गए। मैंने माना कि गलती हमसे भी हुई, हाँ। ऐसा नहीं है कि हम सही हो गए, लोग गलत कर रहे हैं उसमें चले गए तो हम सही हो गए, ऐसा बात नहीं है। गलती हमारी हमसे भी हुआ, आपसे गलती ये हुआ कि सर आपने चीजों को लीड कर लिया। लीड कर लिया। लीड कर लिया तो वहाँ लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं, सिर्फ हम ही नहीं है। सिर्फ जवाहर यादव को टारगेट क्यों? इसलिए कि ये गरीब का बेटा है, ये आगे बढ़ना चाहता है, ये गरीबों के लिए खड़ा होता है, ये गरीबों के दुख सुख में खड़ा होकर के मजबूती से प्रतिकार करता है, विरोध करता है गलत का, इसलिए इसको टारगेट किया जाता है। कोई गांव है जहां पर मनी मार्केट में लोगों ने काम नहीं किया है? नहीं। उसका तो लोगों के पास नाम नहीं है। हजारों ऐसी कंपनियां अभी भी चल रही है। और उसमें क्या था? जिस कंपनी को आप कंपनी पर नकल कसो, हमसे आप बात करो ना, हम बताएंगे कैसे कहाँ क्या है। हम तो आज भी कह रहे हैं, आज भारत सरकार ने सैकड़ों कंपनियों को बंद किया। तो बंद किया तो उसको दिलाएगा कहाँ से? उसका प्रोसेस तैयार करे ना, उसका प्रारूप तैयार करे ना। आज जो माल मार्केट की कंपनी बैठी हुई है, गरीब आज आपस में रोड पर है। आज अभी हाल में ही एक चर्चा चल रही है सहारा इंडिया की। हाँ, अब देख लीजिए, एक एक नौकरी करने वाले जीवन की गाढ़ी कमाई, रिटायरमेंट का सारा पैसा उसमें लगा दिया है, वो तो ऐसे हाथ फल करके मर जाएगा। लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा किसकी होगी? जवाहर यादव का। इसलिए ये गरीबों के लिए खड़ा रहता है, ये मजदूरों किसानों के लिए खड़ा रहता है। इसलिए चाहता है लोग इस पॉइंट से इसको माइनस करें। टारगेट किया जाता है, अरे टारगेट हमें क्या करोगे? टारगेट भारत सरकार को करो, टारगेट व्यवस्था को करो, टारगेट कंपनी को करो। हम भी तो तुम्हारा ही एक अंग है। बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए थे, और करना ही है। मान लो एजेंट पर ही करना है तो सब पर करो ना। हमारा तो 1008 कोड है, 1006 लोगों को पहले पकड़ो। सन प्लांट में मेरा लाखों में कोड था, तो पहले लाख लोग तो हमसे पहले थे, उस पर कार्रवाई करो ना। जवाहर यादव पर डायरेक्ट क्यों आ जाता? और भारत सरकार के जो कानून में, संविधान में जो यथोचित हमारे लिए सजा होगा, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले उन लोगों पर भी तो कार्रवाई हो। ये कहाँ हमने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? हम ये कब कहा कि हम इस पर नहीं काम किए हैं? हम ये कहा कि कब कहा कि ये सही है? भी तो कह रहे हैं कि जाने अनजाने में गलती हमारे जीवन में हुआ है, हम तो उसका प्रायश्चित ही भोग सकते हैं ना। ये प्रायश्चित ही है। कहीं जाते हैं, कोई लोग कह देता है, हमसे विवाद तो नहीं कर सकते, लेकिन लोग अब समझ गए हैं ये गरीब का बेटा है, ये लोगों के लिए लड़ना चाहता है, ये भिड़ना चाहता है। जीवन में जो गलती हो गई सो हो गई, आगे से इस तरह का नहीं होगा। और हम अपने समाज से, अपने क्षेत्र से, अपने फॉलोवर से हम ये क्षमा मांगते हैं कि हमसे ये गलती हुआ है। हम सबों से क्षमा मांगते हैं और हमको लगता है कि लोग क्षमा कर दिए, तभी तो आज गांव घूम पाते हैं, तभी तो आज एक एक लोगों के बीच में जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी जा पाते। यही है, बाकी और कुछ नहीं। काफ़ी ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, चीज़ों के बारे में हमने सर से पूछा, जानकारी ली। आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें भी पता चल सके हमने कहाँ कुछ मिस किया। और सर, आपसे मिलके हमें काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात भी हुई, और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे हम और मिलें आगे। आप भी क्षेत्र की बेहतरी के लिए और काम करते रहिए, ताकि हमें भी दोबारा आपसे मिलने का मौका मिले। चलिए, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम को, वीडियोग्राफर जो हैं उसको, हमारा चंदू, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।